सदों से भी सदा है तू अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने यही कहे सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। देखिए शंकर अनिमेश के साथ प्राइम 8 मंडे टू फ्राइडे 8 PM। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम।
हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम, हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। पिछले दिनों में जितने चुनाव हुए हैं, अधिकांश चुनावों में समस्या ये रहती है कि अच्छा शासन कौन सी पार्टी दे सकती है, अच्छा शासन कौन सा नेता दे सकता है। अच्छा का मतलब है ईमानदारी की होना चाहिए, निर्णय करने की भी क्षमता होनी चाहिए और जनता का कल्याण पूरी देर मन में होना चाहिए। ये 3 गुण चाहिए अच्छे शासक को। और आज दुनिया भर के लोगों से पूछिए, भारत भर के लोगों से पूछिए कि ये तीनों गुण नरेंद्र भाई मोदी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू प्रदेश, उनको स्वस्थ बनाना और स्वस्थ ही नहीं ऐसी स्थिति लाना कि मन में इच्छा हो कि भारत में ही नंबर 1 न बने लेकिन विश्व में भी उसकी गिनती होने लगे। यह जो स्थिति लाई है, इसके लिए मैं शिवराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सचमुच कोल्ड वार नहीं चल रहा है इस समय, तो कांग्रेस में कोल्ड वार चल रहा है। बीजेपी में कहीं पर कोई कोल्ड वार नहीं है, बीजेपी में कहीं पर कोई कोल्ड वार नहीं है। जो कुछ भी डिसीजन मुझे करना होगा, मैं सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाकर डिसीजन करूंगा। माननीय आडवाणी जी हमारे फिलॉसफर हैं, हमारे गाइड हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। माननीय अटल जी के साथ पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। उनने जो बात कही है वो बिल्कुल अलग कही है। उनने गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा पहले की और उन्होंने मध्य प्रदेश में जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरे नेतृत्व में कर रही है, हमारी भी प्रशंसा की उनने। नमस्कार, मैं हूं शंकर अनिमेश। प्राइमेट में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी की महाभारत की, अपनी डफली अपना राग, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, लेकिन इसको लेकर मार मची है। आडवाणी कुछ कहते हैं, राजनाथ जी कुछ कहते हैं, सबकी अपनी अपनी डफली है, अपना अपना राग है। इस मुद्दे पर बहस करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे बीजेपी से श्रीकांत शर्मा, सुब्रतो मुखर्जी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, थोड़ी देर में रगमा जोड़ेंगी मुंबई से, और साथ ही महेश शर्मा होंगे। बीजेपी में कहीं पर कोई कोल्ड वार नहीं है। मैं शिवराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। नंबर 1, नंबर 2 नहीं, मैं तो 3 में भी नहीं। तो बीजेपी में महाभारत मच चुका है और मोदी के सबसे बड़े अगर अपोनेंट कहा जाए या उनकी राह में रोड़ा कोई समय है तो वो खुद बीजेपी के भीष्म पितामह लाल कृष्ण आडवाणी हैं। उनकी राह में रोड़ा कांग्रेस नहीं बल्कि आडवाणी है। लेकिन कांग्रेस क्या कहती है और शिवराज क्या कहते हैं, आपको यह भी सुनाते हैं कि कांग्रेस किस तरह से चुटकी ले रही है। आडवाणी जी की का बयान है कि राजनाथ सिंह जी अच्छे हैं, कि मोदी जी अच्छे हैं। अब राजनाथ सिंह जी ने अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है एक और मोदी जी से अच्छे उम्मीदवार का नाम उन्होंने रमन सिंह जी का बता दिया है। तो आडवाणी जी पर हम लोग ताजुब नहीं है, ये उन्होंने क्यों कहा है वो एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारी पार्टी का मैटर है। ये एक कहावत है हमारे वहाँ हम लोग के इलाके में कि जिस भोज में हमको दावत नहीं है उसमें गड़बड़ियां ही गड़बड़ियां पैदा हो। तो शुरुआत करते हैं बहस की। आखिर क्या हो गया एक साल में? जो लाल कृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े समर्थक थे, वो अचानक एक साल में क्या बदल गया? हमारे साथ है 2 मेहमान, श्रीकांत शर्मा बीजेपी के नेता और सुब्रतो मुखर्जी। सबसे पहला सवाल श्रीकांत जी आपसे, आखिर एक साल में क्या घटित हुआ श्रीकांत जी? जो लाल कृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी की तारीफ करते थकते नहीं थे, अचानक एक साल में वो शिवराज सिंह चौहान की प्रशंसा करने लगे।
देखिए, पहले तो जो महाभारत आप शब्द यूज कर रहे हैं वही गलत है। भाजपा में कहीं कोई महाभारत नहीं है। भाजपा पूरी तरह से एकजुट है। और जहां तक आप श्रद्धेय आडवाणी जी के बयान की बात कर रहे हैं, अभी आपने 2 विजुअल्स देख रहा था मैं, तो दिसंबर में माननीय आडवाणी जी गुजरात में थे और वहां चुनाव था, और वहां के मुख्यमंत्री की वो भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। और अभी चुनावी राज्य है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से वहां कार्यसमिति की बैठक थी और शिवराज जी ने जो काम किया है उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तो उस प्रशंसा के अर्थ आप अपने तरीके से अलग अलग निकाल सकते हैं, आपको अधिकार है। लेकिन बड़ा दुख होता है और बड़ा मजाक भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी इतने फ्रस्ट्रेशन में है कि आज कितने बड़े घोटालों में कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। उनके प्रधानमंत्री भी घोटाले में फंसे हुए हैं, सीबीआई जांच कर रही है और बेशर्मी से वो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, एक्शन नहीं कर रहे हैं। श्रीकांत जी, पहले कांग्रेस पे हम लोग आएंगे, पहले बीजेपी की चर्चा कर लें। आडवाणी जी ने जो कहा है ग्वालियर में, उस बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि गुजरात एक पहले से डेवलप स्टेट था, पहले से विकसित स्टेट था, जो कि कांग्रेस कहती रही है। कांग्रेस का यही क्लेम है कि गुजरात पहले से डेवलप था। नरेंद्र मोदी ने उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया। असली विकास तो शिवराज सिंह चौहान ने किया है, एक बीमारू स्टेट को डेवलप स्टेट बना दिया। आडवाणी जी का अगर पुराना स्टेटमेंट देखें, सितंबर 2011 को उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहां 11% का ग्रोथ रेट है, और गुजरात को एक मॉडल स्टेट बनाया है नरेंद्र भाई ने, और बाकी मुख्यमंत्रियों को उनसे सबक लेना चाहिए। आखिर आपको लगता है कि बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है? बिल्कुल भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस पार्टी शासित राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के कहीं दूर दूर तक प्रतिस्पर्धा में नहीं दिखते हैं। आप अगर 60 साल से कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर गड्ढे खोदे हैं और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल रहा है उन गड्ढों को भरने का काम कर रहे हैं। और दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था अंत्योदय, कि अंतिम पंक्ति, जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है, उसको सेंट्रिक करके विकास करो, उसको ध्यान में रखे गांव का विकास करो, उसकी तरफ धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। और चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, गोवा हो, गुजरात हो, जिन राज्यों में वहां की जनता ने हमको मौका दिया है, हम सुशासन आधारित काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन है, अपराध मुक्त शासन है, और जो गांव, गरीब, किसान, नौजवान की जो अपेक्षाएं हमसे, वो पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए सुब्रत मुखर्जी साहब, आपको लगता है कि जो श्रीकांत शर्मा कह रहे हैं, ये पार्टी के मीडिया प्रभारी भी हैं, तो इसलिए ये पार्टी का बचाव करेंगे, इनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन आडवाणी जी जो 1 साल में बदल जाते हैं, आपको लगता है कि आडवाणी जी को लगता है आज की तारीख में कि उनको जो मिलना चाहिए था, 2009 में प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे, बीजेपी चुनाव नहीं जीती, और उसके बाद जिस तरह से मोदी का प्रोजेक्शन हो रहा है, वो उनको कहीं ना कहीं नागवार गुजरता है, उन्हें दुख होता है इस बात का, सालता है उनको कि उनको ड्यू नहीं मिला। देखिए, मुझे ऐसे नहीं लगा, क्योंकि आप कुछ भी देखिए, आडवाणी जी तो रेस में नहीं है, और मुझे नहीं लगता है 14 तक आते आते वो रेस में रहेंगे। उनको ये लगता है कि चलो मैं नहीं तो कम से कम मैं खेल तो बिगाड़ दूं ना। एक कहावत है कि अगर मुझे खीर नहीं मिली तो कम से कम बर्तन को ही ऐसा कर दो, छीट दो कि दूसरा भी ना खा पाए। नहीं, मुझे ये भी नहीं लगता। देखिए, एक चीज होती है राजनीति में, एक चीज बोला जाता है मैन ऑफ ऑल सीजन्स। तो कहीं भी जाते हैं और उधर की बात कह के जो लोकल वोटर्स हैं, लोकल जो कंस्टिट्यूएंस है, उसको बढ़ावा देने की बात है। पर बात इधर नहीं है। जो बीजेपी के लिए जो संकट है वो काफी गहरा है, और ये संकट है, पहले तो देखिए दिल्ली दूरस्थ है, जो कौन पावर में आएगा, कौन लीड करेगा, उसके बारे में कोई क्लियर पिक्चर अभी तक है ही नहीं। उसमें आप देखिए पूरा हिंदुस्तान का आप नक्शा देखेंगे तो बीजेपी 8 राज्य में ही है, उससे बाहर ही ये नहीं है। आप कह रहे हैं कि नंबर्स अभी आने नहीं है, ये क्लैरिटी नहीं है, और उससे पहले ही महाभारत मच चुकी है कि भाई कौन बनेगा। ये तो सबसे पहली बात है। और 3 चुनाव जो हैट्रिक कांग्रेस ने कर ली, उसमें तो एक चीज तय है, जो अभी भी जहां जहां भी शासन बीजेपी का है वो भी उतना बचा सकेंगे या नहीं, उसके ऊपर भी सवाल है। तो पहला मेरा जो सवाल है ये बड़ा प्रीमेच्योर है। और दूसरे तरह मुझे लगता है बीजेपी में जरा अनुशासन का बहुत अभाव है। आप देखिए, अनुशासन वाली पार्टी मानी जाती है, मानी किसी जमाने में माना जाता था, और ये लोग बड़े बड़े क्लेम भी करते थे। जैसे एक दफा उन्होंने ये भी कहा नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस, कि आपने 4 साल चला ली सरकार, आप नेचुरल पार्टी का गवर्नेंस हो गए, तो उसको आप छोड़ भी दे, फिर भी आप देखेंगे
और जो ये हर वक्त ये लोग उठा रहे हैं भ्रष्टाचार की बात है, येदियुरप्पा का छोड़ दे, हर चीज में भाजपा साहब आपसे भ्रष्टाचार और बीजेपी के पूरे इस परफॉर्मेंस पे हम बात करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है, ₹1 में। देखो देखो, पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। ब्रेक के बाद स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के महाभारत की। क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? उनकी राह में कितने रोड़े? हमारे साथ 3 मेहमान हैं। श्रीकांत शर्मा बीजेपी से, साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेश शर्मा, और साथ ही सुब्रतो मुखर्जी हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हम बात कर रहे थे, सबसे पहले सवाल महेश जी आपसे, जिस तरह से आडवाणी जी पिछले 1 साल में उन्होंने ट्रैक बदला है, कभी नरेंद्र मोदी उनके खास शिष्य हुआ करते थे और उनकी तारीफों के पुल बांधते रहते थे। 1 साल में वो शिवराज जी की तारीफों के पुल बांधने लगे। आपको क्या लगता है कि क्या आडवाणी जी को यह सालता है, यह दुख देता है कि उनको जो ड्यू मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और जिस तरह से मोदी को प्रोजेक्ट करने की बात हो रही है उसके कारण उन्होंने, या शिवराज सिंह चौहान एक डार्क हॉर्स हैं इस पूरे गेम में और इसलिए आडवाणी जी इस बात को जानते हैं? देखिए, आडवाणी जी ने जो कुछ कल मध्य प्रदेश की उस सभा में कहा है, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, और आप मीडिया के लोग उसको कहां से कहां तक पहुंचा देते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जो काम किया बहुत अच्छा किया, गुजरात एक अच्छा प्रदेश था, उस अच्छे को उन्होंने बहुत अच्छा उत्कृष्ट तक पहुंचा। यही बात कांग्रेस कहती है कि गुजरात तो पहले से डेवलप्ड स्टेट था। चलिए मान लिया बात। शिवराज सिंह चौहान का पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, उसको उन्होंने और बेहतर किया। और रमन सिंह जी की बात आई, आडवाणी जी ने क्या गलत कहा? अगर उनके 3 पुत्र हैं, रमन सिंह जी, शिवराज सिंह चौहान जी या मोदी जी, या छोटे भाई हैं, या उनके पहले आडवाणी नंबर 1 थे, पहले नरेंद्र मोदी नंबर 1 थे। तो उन्होंने कब कहा नरेंद्र मोदी नंबर 1 नहीं है?
अगर पार्टी के अंदर 3 मुख्यमंत्री हैं और 3 मुख्यमंत्रियों के काम को उन्होंने सराहा, तो अगर शिवराज सिंह चौहान जाके उस सभा में जहां शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हो प्रदेश के अंदर, वहां अगर वो मोदी जी का गीत गाने शुरू करते, तो क्या आप राजनीतिक लोग या क्या लोग, आप प्रेस के लोग उसे उचित ठहराते? आखिरकार उस प्रदेश में जिसमें खड़े होकर वो बोल रहे हैं, वहां की जनता का, जहां का चुनाव वहां पर होने वाला है, वहां अगर उन्होंने अपने एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, एक मुख्यमंत्री की अगर तारीफ की, तो उसमें पाप है कोई करना? आप मीडिया के लोग उसे अपने हित में, और अगर अच्छे और बुरे की बात है तो उन्होंने कब कहा कि मोदी बड़े हैं? आज शिवराज जी ने क्या कहा है कि अगर गणना की दृष्टि से अगर कहीं लाया जाए, मोदी जी मुझसे बड़े हैं, उनका काम हो सकता है मोदी जी से अच्छा हो, और मोडवानी जी का काम के लिए किसी ने तो नहीं कहा अडवाणी जी का पार्टी के प्रति योगदान कम है। लेकिन एक बात और, महेश जी एक बात और उन्होंने कही, श्रीकांत जी से मैं जानना चाहूंगा। श्रीकांत जी, एक बात जो अडवाणी जी ने कहा कि वाजपेयी से उन्होंने कहीं तुलना की, इससे पहले अडवाणी जी ने मोदी की कभी वाजपेयी से तुलना नहीं की। उन्होंने कहा कि बड़े सॉफ्ट हैं, बड़े विनम्र हैं। तो क्या ये माना जाए वाजपेयी से एक मंच पे ला खड़ा कर देना एक सीएम को, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें उनकी एक स्ट्रैटेजी थी? देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि आइए, मुद्दा ही नहीं है। अभी प्रधानमंत्री चुनाव है नहीं, चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है, पार्टी ने कोई घोषणा नहीं की है, तो ये तो सबसे पहले सवाल तो पूछा जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, जो रूलिंग पार्टी है उसका कौन प्रधानमंत्री है, वहां तो कोई पूछता नहीं है। और जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कैबिनेट के मंत्री, उनको भी प्रधानमंत्री, चलिए हमने मान लिया कि प्रधानमंत्री की दावेदारी नहीं हो रही है। जहां तक शिवराज और मोदी में कौन बेहतर है, जहां तक आप बात कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतने यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जो काम उनको दिया है प्रदेश की जनता ने, वो ईमानदारी से अपने काम का निर्वाह कर रहे हैं। और मैंने पहले भी चर्चा में आपसे कहा था कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री या कांग्रेस की वर्तमान सरकार हमारी सरकारों के नजदीक तक नहीं फटकती है, तो ये गर्व की बात होनी चाहिए, गौरव की बात होनी चाहिए। और इसी बात को लेकर माननीय अडवाणी जी ने, श्रद्धेय अडवाणी जी ने शिवराज जी की प्रशंसा की है। वाजपेयी से तुलना कर दी, आप उसको गलत तरीके से अपने हिसाब से नहीं, आप वाजपेयी का जो विकास पुरुष की छवि थी, जो उनका स्टेचर था, आपको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान का वो स्टेचर है, मोदी का नहीं है? देखिए, फिर आप उसको कहीं ना कहीं ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो सवाल से भाग रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भाग रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये मुद्दा नहीं है आज मुद्दा है देश में किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। निश्चित तौर से मुद्दा है, बिल्कुल। और हम देश की विदेश नीति की तरफ हम भटक गए हैं। आज छोटे छोटे देश जो है हमको धमकाने का काम कर रहे हैं। आज पूरे देश भर में कुशासन है। आज अपराध बढ़ रहा है। क्यों बार बार फिर उठा रहे हैं? ये मुद्दा है, हम भी मानते हैं, बीजेपी भी मानती है। अडवाणी जी बार बार लीडरशिप का जो इशू है वो बार बार क्यों उठा देते हैं? अडवाणी जी तो एक बार भी नहीं कहा कोई लीडरशिप का इशू भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। हर सभा में वो मोदी जी की प्रशंसा करते हैं। आप उसको तूल देने की कोशिश करते हैं। अभी तो मुद्दा है ही नहीं जी। अभी तो माननीय राजनाथ जी पार्टी के अध्यक्ष हैं जी, और जब चुनाव की घोषणा होगी, कौन नेता होगा, उसके बारे में माननीय अध्यक्ष जी बहुत स्पष्ट रूप से आप लोगों को कन्वे कर चुके हैं। क्योंकि इस मुद्दे को चर्चा करने में कांग्रेस को बेनिफिट होता है। कांग्रेस का जो कुशासन है, कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार है और संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरीके से कांग्रेस ने आघात किया है, उनको डिस्क्रेडिट किया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का इन मुद्दों पर चर्चा होने से बचाव होता है। सुब्रतो मुखर्जी साहब, आपको लगता है जो श्रीकांत शर्मा साहब कह रहे हैं, जो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उस प्रश्न का सही जवाब नहीं दे रहे हैं, आपको लगता है कि अडवाणी जी ने जो तारीफ की है, जो वाजपेयी से तुलना की है, उसके पीछे यही मकसद था या कुछ और मकसद था? देखिए, आपको याद होगा जो गोधरा राइट के टाइम में एक चीज वाजपेयी ने कहा था, राजधर्म जी निभाने की। और देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है कि हिंदुस्तान जैसे देश में जहां हर धर्म हर कर्म के लोग रहते हैं, उधर आपको एक ही इशू लेके और गुजरात का जो विकास का जो मॉडल है उसको लेके आगे बढ़ना बहुत मुश्किल काम है। और उसके साथ बीजेपी को ये भी पता है कि 2014 का जो चुनाव होगा उसमें अभी भी उनका जो हालत है वो जीतने लायक अभी तक उन्होंने बना नहीं सके, क्योंकि जितने उनके पार्टनर्स छोड़ के गए उसके बाद नए पार्टनर्स और कोई नहीं आया। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि लाल कृष्ण आडवाणी मोदी जी को क्यों काट रहे हैं? आपने इससे पहले देखा कि जब सद्भावना यात्रा निकाल रहे थे नरेंद्र मोदी, उस समय आडवाणी जी ने भी एक यात्रा प्लान कर ली। ये जो दोनों का कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों में जो अविश्वास बना है हाल के दिनों में, पहले दोनों में बहुत ज्यादा बॉन्डिंग थी, हाल के दिनों में अविश्वास बना है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मैं ये अविश्वास को नहीं देखता हूं, मैं इसे देखता हूं जो हमारी जो पार्टी सिस्टम है ये बहुत वीक है जी। और देखिए, जो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश में पार्टी सिस्टम
बहुत वीक है। मैं हेनरी फोर्ड को कोट कर रहा हूं। तो इसके अंदर जो लीडर है उनको काम करना पड़ता है। जैसे आप देखिए अभी बंगाल में एक बाई इलेक्शन हुआ, उधर बीजेपी ने पहले सोचा हमें कैंडिडेट दे, बाद में विड्रॉ कर लिया। और इसका बहुत बड़ा कारण ये था कि बीजेपी को लगा कि हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट इधर चले जाए तो हम कैसे मुंह दिखाएंगे। तो इसलिए पार्टी बिल्डिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और मुझे लगता है अभी तक जो स्थिति हिंदुस्तान में है, जितने भी गड़बड़ कांग्रेस में हो, जैसे टेनिस में बोलते हैं, एडवांटेज अभी तक कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास है नहीं। अब इनिशिएटिव वो कैसे है, ये खोज में बीजेपी लीडरशिप है। महेश जी, आपसे सवाल, इस सवाल का जवाब मैं जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि आज की तारीख में कोई पावर टसल नहीं है बीजेपी में प्रधानमंत्री पद को लेकर, या इतना ज्यादा पावर टसल है? कभी सुषमा जी जाकर बोलती हैं गुजरात में नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, राजनाथ जी कहते हैं सबसे योग्य लीडर हैं, बार बार उनकी प्रशंसा होती है, आडवाणी जी खुद भी बनना चाहते हैं। तो ये पावर टसल इतना ज्यादा रूप ले चुका है कि बीजेपी का जो वोटर है वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। हमने 2009 में भी देखा कि लास्ट समय तक ये चलता रहा और जो वोटर है वो कंफ्यूज रहता है कि किसकी लीडरशिप में इलेक्शन होगा। देखिए अनुशासनहीनता का जो महेश जी से सवाल। अच्छा आप जी बोलिए। शंकर जी, ये देश का दुर्भाग्य है, लोकतंत्र की दुहाई देने पर एक एक व्यक्ति की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह पार्टियां यहां काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, ये देश का दुर्भाग्य है। कहने को बाकी पार्टियों का मैं नाम ना लूं तो अपने नाम से ही अपने आप में समझ आ जाएगा कि पार्टी के अंदर जहां लोकतंत्र नाम की चिड़िया ही नहीं है, जहां निश्चित है कि पिता, पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पुत्र का पुत्र निश्चित है। कांग्रेस कहने को एक लोकतांत्रिक पार्टी थी, लेकिन क्या आप मुझे इस बात की विश्वास दिला सकते हैं कि कांग्रेस में किसी की हिम्मत है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी के सामने अपनी बात भी कह सके? भारतीय जनता पार्टी वास्तव में एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें इस तरह की चर्चाएं होना जरूरी है, वाजिब है और लोकतंत्र के हित में है। ये बहुत अच्छी बात है, आपकी पार्टी में डेमोक्रेसी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको लगता है कि कई बार ज्यादा डेमोक्रेसी होना नुकसानदेह भी हो जाता है? लोकतांत्रिक पार्टियों में इस तरह की बहसें होना, चिंतन होना बहुत जरूरी है, वरना आत्मा मर जाएगी इस लोकतंत्र की। जब हम पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का दावा जहां दंभ भर रहे हैं और जहां एक एक व्यक्ति पार्टियां चलाते हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या प्रणब मुखर्जी और राहुल गांधी में कौन बेहतर है? इसकी कंपैरिजन कौन करेगा? लेकिन सवाल यह आता है कि अगर माननीय आडवाणी जी ने अगर अपने 3 बेटों के अंदर ये कंपैरिजन किया, उन्होंने कहा है मोदी जी के कंपैरिजन से यहां का विकास करना ज्यादा मुश्किल था, इन्होंने किया। लेकिन शिवराज जी ने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया। मोदी जी मुझसे कद में बड़े हैं, मोदी जी मेरा और थर्मामीटर, मोदी जी मैं, आप या श्रीकांत जी नहीं है या सुब्रत जी नहीं है जो कह रहे थे कि 8 राज्यों के अंदर खाली बीजेपी की सरकार चल रही है। 43% भारत की जनता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और उसकी पार्टियों के साथ राज हो रहा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी को कम नहीं आंकना चाहिए। और दूसरी बात यह कि अगर आडवाणी जी ने यह कहा है तो उन्होंने यह भी कहा है कि मोदी जी, और यह चिंता तो जब हमारी पार्टी में पहले घोषित नहीं होगा नाम कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, और यह भी चिंतन पहले राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक या पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग तय करेंगे। कायदे से जब पार्लियामेंट के लोग सब सुनकर आ जाएंगे, वो अपना चुनाव बनेंगे। उस वक्त अगर 4 प्रत्याशी हैं, लेकिन बाकी पार्टियों में तो 4 हो ही नहीं सकते ना, वहां तो कोई एक आदमी नॉमिनेट होगा, रानी के पेट से राजा पैदा होगा वहां। भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो सकता। ये तकलीफ है उनकी। तो अपनी तकलीफ को छुपाने के लिए, अपने दुख और दर्द को छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को, शासन को छुपाने के लिए उन्हें आज ये चर्चा उन्हें कहा। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, बहस जारी रहेगी। मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं नगमा, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और फिल्म अभिनेत्री भी रह चुकी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। नगमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके पास तुरंत लौटेंगे। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी, आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।
सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। नरेंद्र मोदी जी हमारे सीनियर हैं, बड़े भाई हैं। मुझसे सीनियर रमन सिंह जी है। नंबर 1 नंबर 2 नहीं, मैं तो 3 में भी नहीं हूं, तीसरे पे आता हूं मैं। और इसलिए इसका अन्यथा अर्थ ना निकाला जाए। एक बात मैं आपसे कह दूं कि मध्य प्रदेश मेरा जुनून है, मध्य प्रदेश मेरा जज्बा है, मध्य प्रदेश मेरी मंजिल है, मध्य प्रदेश मेरा मंत्र है, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है। तो आपने सुना शिवराज सिंह चौहान को, कह रहे हैं वो नंबर 3 है, लेकिन उन्होंने ये गणना किस हिसाब से की ये समझ में नहीं आया कि नंबर 3 कैसे हुए। महेश जी, नंबर 3 कैसे हुए शिवराज जी? देखिए, उन्होंने हमारा थर्मोमीटर क्या है? किसी आदमी को हम बहुत अच्छा बुरा लोकतांत्रिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से, बड़ा कद में छोटा या लोकप्रिय, आप, मैं और श्रीकांत डेवलपमेंट के का एक जनता, पब्लिक जी। आज अगर देश की जनता मोदी जी के नाम पर अगर चाह रही है तो ये देश की जनता थर्मोमीटर है जी। और उन्होंने उसी थर्मोमीटर के लिए कहा है कि अगर लोकप्रियता के नाम पर मेरा कद मोदी जी के पीछे है तो इसमें गलत कहा है उन्होंने। चलिए, सच है, ये बात आप भी स्वीकारते हैं, ये बात सुब्रत जी भी स्वीकारते हैं। बिल्कुल। कांग्रेस की नेता नगमा हमारे साथ जुड़ चुकी है, नगमा जी से पूछ ले। नगमा जी, जिस तरह से बीजेपी में महाभारत चल रहा है, लाल कृष्ण आडवाणी कुछ कह रहे हैं, शिवराज जी कुछ कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी की अपनी एम्बिशन है, कांग्रेस चुटकी ले रही है, क्या कहेंगी आप? क्या बीजेपी का महाभारत आपको सुकून दे रहा है, आपको खुश कर रहा है? देखिए, ये सुकून देने या खुश करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये बीजेपी की दशा और दिशा देखने वाली बात है कि 2014 के लिए पीएम कैंडिडेट कौन है। अपने आप बीजेपी में एक घमासान चला हुआ है और कोई डिसीजन वो खुद ही नहीं ले पा रहे हैं। तो ये क्लियरली कंफ्यूजन उनके अपने आप की पार्टी में दिखाई दे रहा है। तो ये तो सभी देख रहे हैं। तो आपके लिए तो अच्छा है ना कि आपकी पार्टी में एक कैंडिडेट है प्रधानमंत्री पद के लिए और बीजेपी में दर्जनों उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। बिल्कुल, तो ये ऑपोजिशन की लड़ाई ही नहीं है, ये आपस में अपने आप की लड़ाई उनकी चल रही है। तो ये तो सभी देख रहे हैं। लेकिन ये कंफ्यूजन जो चल रहा है वो आपस में उनका एक डिवाइडेड बीजेपी में जो मत चल रही है पीएमशिप को लेकर, तो किस तरह से उनकी तैयारी होगी, किस तरह से वो लोग आगे जाएंगे, किस तरह से पोल्स कॉन्टेस्ट करेंगे ये कंफ्यूजन के साथ, ये तो सबके लिए देखने की बात है। कांग्रेस कई बार कहती है कि बीजेपी की जो दुश्मन है वो
कांग्रेस नहीं बल्कि खुद बीजेपी है। आपको लगता है कि इस आर्गुमेंट में दम है? क्योंकि चुनाव के पहले और चुनाव का जब कैंपेन शुरू होना हो, लोकसभा की तैयारी शुरू होनी हो, उससे पहले ही बीजेपी में मार मच जाती है और कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की बात होती है। कांग्रेस फिर आसानी से अपना चुनाव मैनेज कर ले जाती है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस बीजेपी के कंफ्यूजन पे निर्धारित है। कांग्रेस को जनता जीता के लेकर आती है और जनता के लिए ये देखने की बात है कि बीजेपी में किस तरह से ये घमासान मचा हुआ है, कंफ्यूजन मचा हुआ है। तो जिनके अपने आप की पार्टी में इतना कंफ्यूजन है, वो कल जनता को और इस देश को क्या लीड करेंगे? जी, तो आपस में ये तो पहले सुलझा लें कि उनका पीएम कैंडिडेट कौन होगा। जब इतने बड़े बड़े लीडर आके बाहर अलग अलग लोगों के नाम ले रहे हैं, तो ये सिर्फ मेरी मत की बात नहीं है, बल्कि पूरा देश देख रहा है कि बीजेपी के अंदर ही कितना कंफ्यूजन चल रहा है। तो ये कांग्रेस की मजा लेने वाली बात नहीं है या कांग्रेस को खुश होने वाली बात नहीं है, लेकिन ये देश के लिए देखने की बात है कि क्या ऐसी पार्टी लोगों पर राज कर सकती है, लोगों को दिशा दिखा सकती है। नगवा जी, आपका 10 साल की क्या उपलब्धि है? भ्रष्टाचार, अपराध, दिल्ली में आज चलती सड़कों पर अपराध हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, और आपके यहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं। देखिए, अभी मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, 125 साल से भी ज्यादा इस पार्टी को हो गए हैं। इसके अलावा जो लीडर्स ने इस पार्टी में अपनी देश के लिए जाने दी है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी में किसी ने ऐसा किया है। और जहां तक अभी जो छत्तीसगढ़ में इंसिडेंट हुआ है, उसमें इतने सारे कांग्रेस लीडर्स की जाने गई हैं। बिल्कुल मेरे ख्याल से बाकी सारी चीजों से ज्यादा माओवादिस्ट की, टेररिस्ट के अटैक्स के लिए हमें ज्यादा डरने की जरूरत है। और कौन सी पार्टी आपको सुरक्षा दे सकती है, कौन सी पार्टी देश की हिफाजत कर सकती है, जब दांतेवाड़ा की घटना के बाद, जब दांतेवाड़ा की घटना के बाद जब गृह मंत्री जी ने वहां के मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाओ और केंद्र उसको मदद देगा, तो दिग्विजय सिंह ने एक आर्टिकल लिखा कि गृह मंत्री की जो योजना है नक्सलियों की सफाई के लिए वो ठीक नहीं है, उसको क्रिटिसाइज किया और सोनिया जी ने उनका समर्थन किया। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के दो मुंह हैं नक्सल से निपटने के लिए? दोहरी बात करती है कांग्रेस नक्सलिज्म को लेकर। कांग्रेस का मूल उद्देश्य क्या है? और कांग्रेस के ही सरगना जो हैं, जैसे सोनिया गांधी जी, वो खुद माओवादिस्ट के सबसे पहले नंबर के हिट लिस्ट पर हैं। उन्होंने अपनी सास को गवाया, उन्होंने अपने पति को गवाया, उन्होंने अपने बेटे को देश के लिए आगे किया। उनके खुद के ऊपर इतना बड़ा थ्रेट है, फिर भी वो देश की सेवा करने से पीछे नहीं। मेरे ख्याल से जितने स्कीम्स गरीबों के लिए और जितने स्कीम्स आम जनता के लिए कांग्रेस ने दिए हैं, वो किसी भी पार्टी ने आज तक नहीं दिए हैं। और जाने भी जो कांग्रेस ने दी हैं, वो किसी भी पार्टी ने नहीं दी। नगवा जी, एक तो सवाल मेरे ख्याल है, से जो पद भी सोनिया गांधी जी ने छोड़ा है और राहुल जी भी जो पीएमशिप के लिए अपनी उत्सुकता नहीं दिखा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। नगवा जी, एक सवाल है, जिस तरह से अगर हम मान लें कि बीजेपी ऐसे लोग देश को दिशा देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टीज में ये सारी चीजें नहीं हो रही। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये सही है, लेकिन अगर हमें कैरियर से बचना है, अगर हमें माओवादिस्ट से बचना है, अगर इन सब लोगों से बचना है, तो जो हिफाजत हम कर सकते हैं वो शायद वो खुद ही नहीं कर पा रहे हैं। जो उनके नाक के नीचे से इतनी बड़ी घटना हो गई और उन्हें इंटेलिजेंस की खबर तक नहीं थी, तो ये तो बहुत चौंका देने वाली बात है। जी, नगवा जी, एक सवाल है कि नगवा जी, हम हिफाजत करना निश्चित तौर से हम इस पे बहस करेंगे। नक्सली जिस तरह से खामी है, सवाल ये है नेतृत्व को लेकर बीजेपी में, इवन शहरों में आके अभी अटैक करने वाले हैं। जी, नगवा जी, सवाल ये है कि अगर बीजेपी में कंफ्यूजन है लीडरशिप को लेकर, तो कांग्रेस में क्या इस पे क्लैरिटी है? मनमोहन सिंह अभी तैयार हैं अगले टर्म को लीड करने के लिए, राहुल गांधी सामने नहीं आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह की भी मंशा है कि वो भी प्रधानमंत्री बन जाएं, तो कांग्रेस में क्लैरिटी कहां पे है? नगवा जी, सवाल यह है कि अगर हम मान लें कि चलिए बीजेपी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत सारे दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, तो कांग्रेस में क्या क्लैरिटी है कि अगला लोकसभा का नेतृत्व कौन करेगा चुनाव का? महेश जी, ये सवाल आपसे ही मैं कर लेता हूं कि अगर हम मान लें कि बीजेपी में बहुत सारे दावेदार हैं, बहुत ज्यादा भी, तो आपको लगता है कि कांग्रेस की स्थिति बेहतर है? मैंने तो आपसे सवाल पूछा था जी कि आखिरकार राहुल गांधी और प्रणब मुखर्जी में से कौन बेहतर है, या कौन प्रधानमंत्री या दिग्विजय सिंह बनेंगे जी। लेकिन वहां का फैसला एक जगह
मिसेस सोनिया गांधी फैसला कर सकती हैं, तो इसे लोकतंत्र कहेंगे क्या? और अभी नगमा जी ने सवाल उठाया कि देश के लिए बलिदान किया। ये बलिदान नहीं है, ये देश के कुशासन का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे 70 साल के राज में 66 साल राज्य किया, 60 साल कांग्रेस ने इस देश पर राज्य किया है। अगर सिख आतंकवाद था, अगर राजीव गांधी की हत्या हुई, अगर नक्सलवाद के कारण अगर अब ये कांग्रेस के लोगों की हत्या हुई, इसका दुख देशवासी होने के नाते मुझे भी है, पूरी भारतीय जनता पार्टी को भी है। तो क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी है या कांग्रेस दोषी है? बताएं नगमा जी, जवाब दे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जवाब दें कि तीनों हत्याओं के पीछे क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की साजिश थी या इनके अपने करनी के फल इन्होंने भोगे? इनकी कुशासन की नीतियां थी जिसके कारण इन्हें अपनी जानें गंवानी पड़ी। इस जान गंवाने को आत्मदाह कहते हैं, इस जान गंवाने को बलिदान नहीं कहते हैं। और अगर उसी बलिदान की आड़ के अंदर अगर एक सिंपैथी वोट के अंदर अगर ये सरकारें बनाना जानते हैं तो ये गलत तरीका है। चलिए नगमा जी से सवाल लेते हैं। नगमा जी, ये जानना चाह रहा था कि अगर बीजेपी के अंदर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारे दावेदार हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, लाइन में लंबी क्यू है, कांग्रेस में क्या क्लैरिटी है कि कौन 2014 का नेतृत्व करेगा, कौन लीडर होगा? मेरे ख्याल से कांग्रेस में ये बहुत साफ तरीके से कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी जब चुन के आएगी तब उसके बाद अपना प्रधानमंत्री शिप घोषित करेगी। लेकिन यहाँ पर तो मतलब आप देश की जनता को पहले बताना भी नहीं चाहते कि किसके लीडरशिप में चुनाव होगा? नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि बोर्ड इसको बैठ के डिसाइड करेगा और ये बात बहुत क्लियरली बाहर चली जा चुकी है। लेकिन जहां तक ये है कि ये लोग तो बीजेपी का सिस्टम ज्यादा बेहतर है ना, उसके बाद किसी और को प्रोजेक्ट करने चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कब कहा हर बार ये लोग किसी और को, जब हमारे पार्लियामेंट के लोग जीत जाएंगे हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। जी, आप कह रही हैं कि जब चुनाव हो जाएगा, नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद पार्लियामेंट्री पार्टी की मेरे ख्याल से हमने ये शुरू से ही बहुत क्लियरली, राहुल जी ने कभी ये उत्सुकता नहीं दिखाई है कि उन्हें प्रधानमंत्रीशिप चाहिए या वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। पहले दिन से ही ये बहुत क्लियर था और कांग्रेस पार्टी ने अपना बहुत क्लियर स्टैंड लिया है कि प्रधानमंत्री हम जीतने के बाद बनाएंगे और घोषित करेंगे कि कौन बनेगा। लेकिन बीजेपी का ऐसा नहीं था। बीजेपी का शुरू से वो लोग नरेंद्र मोदी जी को प्रोजेक्ट कर रहे थे और आज लीडर्स आके दूसरों का नाम ले रहे हैं कि ये इनसे ज्यादा डिजर्विंग है और वो इनसे डिजर्विंग है। तो ये जो कंफ्यूजन है ये सिर्फ मेरे देखने के लिए नहीं है, ये सब लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और इसीलिए शायद आज हम ये डिबेट कर रहे हैं। नगमा जी, 2009 में श्रीकांत जी, एक आपको नगमा जी लगता है कि मोदी से आपको कांग्रेस को भय लगता है? आपको लगता है कि अगर मोदी को प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो फिर राहुल गांधी को अगर सामने लाया जाए और राहुल गांधी पर कहीं मोदी भारी पड़े, ये डर कहीं कांग्रेस को सताता है? मुझे नहीं लगता कि ये डर बिल्कुल भी कांग्रेस को कहीं सता रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से मोदी जी अपने गुजरात तक ही सीमित हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन उन्होंने बाहर देश में पूरा निकल के अपने आप को आज तक साबित नहीं किया है। तो राहुल गांधी जी को डरने की कोई आवश्यकता और जरूरत नहीं है और न तो उन्होंने कोई भय किसी किस्म का दिखाया है कभी भी। तो वो एक पैन इंडिया के लीडर हैं और जहां तक मोदी जी का कंसर्न है, उनको को गुजरात से बाहर निकल के अभी ये प्रूव करना पड़ेगा। शायद हमने कर्नाटक के भी इलेक्शन से प्रूव कर दिया है। नगमा जी, 2009 में आपकी पार्टी ने देश की जनता के साथ कहा था कि आप महंगाई कम करेंगे, आप अपराध कम करेंगे, आप ब्लैक मनी को वापस लेकर आएंगे। तो आपकी अब योजना क्या है? मतलब मुद्दे क्या है आपके? किस आधार पर आप लोगों के बीच में जाएंगे वोट मांगने के लिए? जो घोटाले आपने किए उनके आधार पर जाएंगे? आपके प्रधानमंत्री स्वयं कोला घोटाले में संलिप्त हैं, सीबीआई जांच कर रही है और वो फिर भी प्रधानमंत्री के पद पर बने हुए हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी यही रोना शुरू से रो रही थी कर्नाटक के इलेक्शन के पहले भी, लेकिन लोगों ने उनको मतलब आपको लगता है महंगाई एक रोना है? आगे भी लोग मेरे ख्याल से आप लोगों का ऑपोजिशन का काम है। गरीब आदमी कर्नाटक में भी रहता है, गरीब आदमी कर्नाटक में भी रहता है, गरीब आदमी कर्नाटक का 100 रुपए किलो दाल बेची, आपको लगता है कि महंगाई एक रोना है? मतलब आप मानते हैं कि महंगाई एक रोना है? जो कर्नाटक का उदाहरण दे रही है गलत है, क्योंकि येदियुरप्पा बीजेपी में रहते तो आज भी सरकार बीजेपी की ही रहती। ये कांग्रेस की जीत नहीं है, बीजेपी की हार है, क्योंकि इन्होंने अपना टीम पूरा रख नहीं सके। अब सवाल ये नहीं है, सवाल देखिए हमको देश का हित में सवाल लीडरशिप का है। हम बहस कर रहे हैं लीडरशिप की लीडरशिप और कांग्रेस की लीडरशिप। आप चुनाव में जा रहे हैं, आपको अपना लीडर बताना होगा। दोनों पार्टी में कमियां हैं और इसको हमको देखना चाहिए कि ये कमियां क्यों है।
दोनों लीडर बताने को तैयार नहीं है। एकदम, इसका मतलब है कि दोनों, आपको लगता है कि इसके पीछे ये भय है कि जो बीजेपी की प्लानिंग है कि भाई उनको लगता है कि सेकुलर वोट छिटक जाएंगे, नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे, एनडीए का जो पूरा कुनबा है वो बिखर जाएगा, और कांग्रेस को लगता है कि पहले वो देखें देश का माहौल क्या है, राहुल गांधी को अगर उतार दें और माहौल ठीक नहीं हुआ तो फिर राहुल गांधी की जो पूरा इमेज है उसको खतरा हो जाएगा। तो आपको लगता है कि इस स्ट्रेटजी के तहत दोनों पार्टियां काम कर रही हैं? नहीं, मुझे लगता है ये नहीं है। जो पूरा देश जितना आगे बढ़ा है, हमारे देश में जो दो नेशनल पार्टी है वो पीछे रह गया है। वो राजनीति का जमाना कि एक लीडर एक पूरा पार्टी को एक चुनाव जितवा दे, वो जमाना चला गया जी। आपके लिए, इसीलिए आपको एक कलेक्टिव लीडरशिप दिखाना पड़ेगा। हर एरिया, हर रीजन का जो इश्यूज हैं वो अलग अलग है और उसमें आपको लोकल फेसेस लाना पड़ेगा जी। पर इसमें मैं कहूंगा जी कांग्रेस असमर्थ रहा है, और इसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि इनकी जो हाई कमांड की कंसेप्ट है, जो एक टॉप पोजीशन किसी के लिए और किसी के लिए जगह नहीं है, ऐसे नेशनल पार्टीज नहीं चलती। लेकिन पर सवाल यह है, सालों से चल रही है, इसीलिए तो पूरा डिक्लाइन हो रहा है पार्टी का भी जी। आप देखिए, पर बीजेपी का, आपका मानना है कि सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और लीडरशिप पे भी होना चाहिए, लेकिन जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, और अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो वहां पे एक हायरार्की है, एक टॉप लेवल पे है, उसकी बात ही चलती है। तो आपका ये दोनों आर्गुमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। ये हमारे देश की कमजोरी है जी। और कांग्रेस का जो पूरा मॉडल बना है वही सारे रैदर जो क्षेत्रीय दल है उन्होंने वो अपना लिया, इसलिए कोई भी क्षेत्रीय दल भी बढ़ नहीं रहा है। आप देखिए, मायावती हो, मुलायम हो, ममता हो, ये कोई ऑल इंडिया पार्टी नहीं बना सके, क्योंकि इस मॉडल में आपको पार्टी नहीं बढ़ा सकते हैं, पार्टी आपकी घटेगी। इसमें जो सवाल आता है, जो बीजेपी के लिए एक स्वर्ण ओकेशन मिला था, जो वो इसके बाहर जा सकते थे, वो नहीं गए। मैं आपको एक उदाहरण दूं, गडकरी साहब को जब दोबारा जो उनको चीफ बनाना था पार्टी के, उसके लिए उनको संविधान बदलना पड़ा। मेरे विचार में बीजेपी को कहना था, जो संविधान के ऊपर कोई नहीं है, तो गडकरी जी को भी दूसरा दफा खड़ा होने की कोई कारण नहीं है कि हमारे पास 100 लीडर है। महेश जी, आपसे सवाल, आपको लगता है कि बीजेपी को अब ये जो लीडरशिप का इशू है इसको सेटल कर लेना चाहिए, ताकि जो कार्यकर्ता है उनमें भ्रम की स्थिति न रहे, वो पूरी ऊर्जा के साथ लग जाएं चुनाव में? क्योंकि आप अगर देखिए कि पार्टी के हिसाब से, पार्टी के लिहाज से भी ये कहीं डैमेजिंग है। अगर आप मीडिया की बात छोड़ दें, पब्लिक परसेप्शन की बात छोड़ दें, तो आपको लगता है कि इस इशू को सेटल कर लेना चाहिए? देखिए, मैं आपसे राष्ट्र हित में जी और पार्टी के हित में इस बात से सहमत हूं जी, और हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड एक बहुत स्ट्रांग बॉडी है जी, जो इस बात को सही समय आने पर निश्चित कर लेगा जी। वह सही समय आज नहीं है, अभी नहीं है, चुनाव में अभी लगभग 8 महीने की देरी है जी। आज अगर लोकतांत्रिक, हम कैसे कहेंगे लोकतांत्रिक पार्टी हमारी जी, अगर हम आज घोषित कर देते हैं कि महेश शर्मा आज यहां से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो जो पार्लियामेंट के लोग जो चुनकर आएंगे, उनकी राय, उस वक्त की परिस्थितियां फिर कहां रह गई? या हमारी व्यवस्था अमेरिका और लंदन जैसे देशों की होती, जहां हम प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर कर, राष्ट्रपति का कैंडिडेट डिक्लेयर कर हम चुनाव लड़ते हैं। वो व्यवस्थाएं नहीं है। तो उस व्यवस्थाओं में नजमा जी ने भी यही कहा कि जब हमारी टीम बन जाएगी तो हम डिस्कस नहीं, लेकिन 2009 में तो यही किया था ना। 2009 में तो बीजेपी ने किया कि आडवाणी जी को पहले डिक्लेयर कर दिया, और आडवाणी जी इस राय के हमेशा उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा कि जो लंदन की या ब्रिटेन की जो परंपरा है कि जो एलओपी होता है उसको डिक्लेयर किया जाता है। तो आपको लगता है कि दोनों में कहीं विरोधाभास? आडवाणी जी का कद अटल जी के बाद इतना बड़ा स्वाभाविक कद था जी कि उसको लोगों ने माना, स्वीकार किया कि अटल जी के बाद आडवाणी जी होंगे। आडवाणी जी की आयु बड़ी हो गई है, अब आडवाणी जी होंगे या मोदी जी होंगे या सुषमा जी होंगे या जेटली जी होंगे या राजनाथ सिंह जी होंगे, ये निश्चय आज पार्टी का, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, और उसमें इतने दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, चिंतक लोग बैठे हैं, मनीषी लोग बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि अभी भी आडवाणी जी रेस में हैं? देखिए, आडवाणी जी रेस के अंदर, आडवाणी जी का इस पार्टी के लिए जितना योगदान रहा है उतना शायद किसी नेता का नहीं रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री के तौर पर करेंगे या नहीं करेंगे, ये समय आने पर, और लोकतांत्रिक गरिमाओं को अगर हमें बचाकर, संरक्षित कर रखना है, तो कायदे से आज हमें लीडर की घोषणा नहीं करनी चाहिए। और फिर भी अगर पार्टी के, आप कह रहे हैं कि पोस्ट इलेक्शन करना चाहिए, और फिर भी पार्टी के नेता अगर ठीक समझते हैं इसे घोषित करना, यदि हमें बात के अंदर पार्टी ने महसूस किया, आडवाणी जी के नाम पर पार्टी ने बाद में ये, जब ये आकलन हुआ तो उन्होंने कहा शायद हमें ये नाम घोषित पहले नहीं करना चाहिए था।
विजय कुमार मल्होत्रा जी का मुख्यमंत्री पद का नाम पहले घोषित नहीं करना चाहिए था और उससे पार्टी ने सीखा और पार्टी अब इस विचारधारा की जब समय आएगा उचित समय पर हमारी पार्टी का नेतृत्व हम घोषित कर देंगे। उसमें मेरे ख्याल से 1 मिनट नहीं लगेगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, मैं आपको विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं। 1 मिनट के अंदर हमारी पार्टी के 4 लोग 10-12 लोग बैठेंगे और लोगों की राय लेंगे और घोषित हो जाएगा, कोई तकरार नहीं होगी, ये भी मेरा आपसे वादा है। नगमा जी, आपको लगता है कि जो महेश शर्मा साहब कह रहे हैं, आपको लगता है कि अगर आडवाणी जी का नाम घोषित हो जाता है तो कांग्रेस के लिए ज्यादा आसानी होगी? किसका नाम घोषित हुआ तो? अगर आडवाणी बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हों, आपको लगता है कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट है बीजेपी का जिससे कांग्रेस को मुश्किल होगी? मुझे नहीं लगता कांग्रेस को किसी भी कैंडिडेट से बीजेपी के मुश्किल होगी, पहली बात तो। दूसरी बात तो ये है कि बीजेपी के लीडर, जब शर्मा जी खुद ही कह रहे हैं कि आडवाणी जी सबसे बड़े टॉलेस्ट लीडर हैं बीजेपी के, वो खुद ही जब कह रहे हैं कि किसी से ज्यादा कोई और काबिल है और किसी से ज्यादा, किसी सीएम से ज्यादा किसी और सीएम ने ज्यादा काबिल काम किया है, तो ये एक कंफ्यूज सिग्नल मेरे समझ से बाहर जा रहा है, क्योंकि तुलना करने की तो जरूरत ही नहीं थी, पहली बात। और दूसरी बात, अगर उन्होंने कही है तो एक कंफ्यूज सिग्नल जरूर बाहर गया है लोगों में और लोगों के सोच विचार में, और मुझे ऐसा लगता है कि यही बात अगर कांग्रेस में की जाती तो इसका बहुत बड़ा एक राय का पहाड़ बनाया जाता। तो आज अगर बीजेपी से ये बात निकली है तो फिर इसका कोई मतलब होगा जो हमें समझना है कि कौन प्रोजेक्ट किया जाएगा, कौन कितने सबसे बड़ा है। पब्लिक चुनाव करती है, आडवाणी जी किसी को प्रधानमंत्री या मोदी जी नहीं बनाते। पब्लिक अगर मांग करती है कि इस देश के प्रधानमंत्री आडवाणी जी बनने चाहिए या मोदी जी बनने चाहिए, राजनाथ सिंह जी बनने चाहिए, तो पब्लिक सर्वोपरि है। तो पब्लिक की अगर मांग अगर आज की डेट में है, वरिष्ठ नेता आडवाणी जी हैं, अगर पब्लिक ने यही बात कही होती, मैं तो इस बात का जवाब आपसे पूछ चुका हूं। मैं ये बात से आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं सिर्फ आखिरकार अगर वरिष्ठता का क्रम है और अनुभव का क्रम है, तो राहुल गांधी कैसे, किस नाते से आप उन्हें प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट, और अगर वो प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट हैं, राहुल गांधी जी ने तो खुद ही कभी कहीं भी नहीं ठहरे। राहुल गांधी जी ने तो रानी के पेट से पैदा हुए राजकुमार खुद ही कभी प्रधानमंत्री पद का दावा नहीं किया है। उन्होंने, राहुल जी ने तो हमेशा यही कहा है कि मैं संगठन को मजबूत करना चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं। नगमा जी, आप मानती हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के योग्य नहीं है? देखिए, वो बिल्कुल योग्य है, लेकिन वो खुद ही इस योग्य अपने आप को एक्सेप्ट अभी करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि संगठन को स्ट्रांग करें, उनके नेतृत्व में पार्टी आगे आए और उसके बाद पार्टी डिसीजन ले कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना है, और उन्हें फिर डिसीजन वो अपना लेना चाहेंगे। आज की डेट में वो खुद ही अपने आप से प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती। तो वो 2014 में पार्टी के लिए प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं होंगे? 2014 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं होंगे? उन्होंने खुद ही पहले से मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है, पूरे जनता से कहा है, पूरे देश से कहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है और वो प्रधानमंत्रीशिप अभी नहीं लेना चाहते। वो अपने नेतृत्व में पार्टी को जितवाना चाहते हैं और वो संगठन को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। ये बहुत क्लियरली उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए जो कोई योग्यता दिखाना, आप एक बोलिए कोई मिनिस्ट्री संभाला, कुछ राहुल ने किया है जो आप बोल रहे हैं वो योग्य है। योग्यता का भी तो एक क्राइटेरिया होना चाहिए, बेसिस होना चाहिए। आप 3 क्राइटेरिया बताइए और बोलिए इस बेसिस पे मैं कहता हूं जो राहुल योग्य है। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि उनके नेतृत्व में अगर कांग्रेस जीतेगा, आगे आएगा, तो जरूर वो प्रधानमंत्रीशिप के दावेदार होंगे और उन्होंने वो फिर एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो अलग बात है। पर आप बोल नहीं रहे उनका योग्यता कहीं, जैसे मोदी जी ने दिखाया, एक मिनट, चौहान ने दिखाया, गलत हो सही हो, राहुल तो पार्लियामेंट में मुंह खोलता ही नहीं है। जो रेप केस हो, कुछ भी हो, नगमा जी वो तो क्या मान लिया जाए, बाहर चले जाता है, लंदन चले जाता है। तो आपने बोला वो योग्य है, ये योग्यता का आप 3 बेसिस तो बताइए। दो सीएम्स के बारे में आप कह रहे हैं वो सिर्फ एक प्रांत को देखते हैं, तो एक प्रांत को देखने से ये साबित नहीं हो जाता कि वो देश के लिए राहुल ने तो कोई, नगमा जी क्या ये मान लिया जाए, नगमा जी क्या ये मान लिया जाए कि अगला जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसका नेतृत्व मनमोहन सिंह ही करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से वो पार्टी ने बहुत क्लियरली कहा है और राहुल जी ने कहा है कि वो संगठन को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं और उनके नेतृत्व में संगठन लड़ेगा।
आगे बढ़ेगा। मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर हैं और आगे भी उन्हें ही प्राइम मिनिस्टरशिप घोषित किया गया है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और बाद में जब पार्टी जीतेगी, बड़ी बातें कह रही हैं कि मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री हैं और मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री रहेंगे। आपको लगता है कि इस आर्गुमेंट मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी घोषित किया गया है पार्टी के हाईकमांड के द्वारा, ये लोगों को बताया गया है और लोगों को प्रिटी क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज तक जो कहा गया है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन इसमें है, ये बताया गया कि चुनाव मनमोहन सिंह जी तब तक रहेंगे, उसके बाद कभी कांग्रेस से देखिए अभी तक कहीं भी कांग्रेस के आधिकारिक मंच से नहीं कहा गया है, अभी तक प्रधानमंत्री हैं जब तक चुनाव नहीं होता। चुनाव के बाद भी वो प्रधानमंत्री रहेंगे मनमोहन सिंह, इसके बारे में कांग्रेस ने कभी भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। बहुत क्लियरली कहा गया है कि आज हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं और उनके नेतृत्व में 2014 लड़ा जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा। जब पार्टी जीतेगी तब इसका डिसीजन लिया जाएगा कि प्राइम मिनिस्टरशिप कौन बनेगा, प्राइम मिनिस्टरशिप कौन संभालेगा और देश को कौन देखेगा। जहां तक ये चीफ मिनिस्टर्स की बात चल रही है, जहां तक उनका नाम चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उन्होंने देश के ओर देखकर या नेशनली कुछ अपने आप को प्रूव किया है। हाँ, जरूर वो एक प्रांत के सीएम रहे हैं, लेकिन वो बात अलग होती है और नेशनल लीडर होना एक अलग बात होती है। चलिए, आपने एक बड़ी बात कही है। अडवाणी जी जो आपके बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनके मुंह से ये बात निकली है, न कि किसी कांग्रेस के मुंह से बात निकली है, न कि कोई राह चलते आदमी के मुंह से बात निकली है, जो हम सीरियसली ना लें उस बात को। जी शंकर, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ये जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, ये अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में इतना अच्छा काम हो रहा है। और मैंने पहले भी कहा प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मैंने पहले भी ये कहा कि कांग्रेस शासित राज्य दूर दूर तक भाजपा कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? नगमा जी ये बताइए, आप तो पड़ोस में रहती हैं गुजरात के, 24 घंटे बिजली गुजरात में आती है, आपके महाराष्ट्र में क्यों नहीं आती है? 15 साल से आप वहां भी राज कर रहे हैं और वहां की कानून व्यवस्था से आप अच्छे से वाकिफ हैं। वहां की कानून व्यवस्था अच्छी क्यों नहीं है? वहां लोगों के लिए पानी पीने के लिए क्यों नहीं है? वहां की कृषि विकास दर अच्छी क्यों नहीं है? वहां की औद्योगिक विकास दर अच्छी क्यों नहीं है? चलिए, समय की कमी हमारे पास बात है कि छोटी मोटी चर्चा होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस से होनी चाहिए, विकास का मुद्दा होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। एक फाइनल कमेंट महेश जी आपसे लेना चाहूंगा कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अगर आते हैं, बीजेपी को लीड करते हैं, तो बीजेपी का वोट बैंक जो है वो बढ़ेगा, वोट शेयर बढ़ेगा, जो फ्लोटिंग वोट्स होते हैं वो कैपिटलाइज होंगे और कहीं न कहीं बीजेपी एक स्ट्राइकिंग नंबर्स पे होगी? देखिए, आजकल का जो टीवी मीडिया और आम आदमी की परसेप्शन के माध्यम से जो लोकप्रियता के ग्राफ पर जहां नरेंद्र मोदी जी हैं, निश्चय ही उनकी उपस्थिति से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार बनेगी, उसका प्रधानमंत्री का तय चुनाव के रिजल्ट आने के बाद होगा। जी श्रीकांत जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया। मोदी लीड करेंगे, बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, पूरे देश में या विदेशों में भारतीय जनता पार्टी शासित मुख्यमंत्री और खासतौर से मोदी जी की प्रशंसा आज भारत में ही नहीं दुनिया के अंदर हो रही है। अमेरिका में, लंदन में, रशिया में, जापान में सब लोग मोदी जी के सुशासन की प्रशंसा करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 10 साल तक गुजरात को बदनाम करने की कोशिश की, मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश की, भाजपा को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन मोदी जी ने गुड गवर्नेंस से कांग्रेस पार्टी के हर सवाल का जवाब दिया। और आज बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि कांग्रेस शासित राज्य या केंद्र की सरकार दूर दूर तक मोदी जी के गुड गवर्नेंस के सामने टिकती नहीं है और इसीलिए ये लोग मोदी जी के नाम से, इनको मोदी फोबिया हो गया है। जैसे मोदी जी का नाम आता है तो ये बिदक जाते हैं। और नगबाजी कह रहे थे कि मोदी जी राष्ट्रीय नेता नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी की प्रशंसा हो रही है और आपके प्रधानमंत्री की आलोचना हो रही है। और राहुल बाबा को तो कोई जानता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नगमा जी, आपसे उम्मीद थी जुड़ने के लिए, आप मुंबई से जुड़ी और इस चर्चा में, बहस में भाग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। महेश शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, श्रीकांत जी आपका भी शुक्रिया और सुब्रतो मुखर्जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में। तो कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि बीजेपी में जो महाभारत बची है वो आगे क्या टर्न लेती है, किस मोड़ पे जाती है, और अभी गोवा में बीजेपी की कार्य समिति भी होनी है, वहां भी बहुत कुछ होगा। तो आप बने रहिए चैनल 1 पे।